सुंदर सुंदर भारतीय लड़कियों का इतना शौक था कि वह रोज रात 4-5 नई लड़कियों के साथ संबंध बनाता। और संबंध बनाने का तरीका इतना क्रूर था कि उसके साथ सोने वाली सारी लड़कियों को अगले दिन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ता। उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर बहुत बुरे जख्म हो जाते। और दोस्तों, जब आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या इस तरह के भी लोग होते हैं। नमस्कार, आज आप, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई सच्ची घटना के साथ आज हम बात कर रहे हैं इदी अमीन, एक राजा की, जो कि भारतीय लड़कियों को शौकीन था और उनके साथ ऐसे संबंध बना था कि अगले दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता। वो रोज रात को कुंवारी लड़कियों के साथ संबंध बनाने के से पहले एक विशेष प्रकार की दवा खाया करता था, ताकि उसमें जिस्मानी संबंध बनाने से जो ताकत आए, वो ताकत और बढ़ जाए और गुना हो जाए। भारतीयों में भी ये मानना था कि नेपाली लड़कियां जो होती हैं वो दिखने में सबसे ज़्यादा सुंदर होती हैं, खूबसूरत होती हैं। इसलिए वे हर महीने लड़कियां नेपाल से अफ्रीका मंगवाता था, ताकि वो उनके साथ क्रूरता कर सके, जिस्मानी संबंध बना सके। और अजीब शौक के चलते, उसकी इस मंशा के चलते, बहुत सारी भारतीय लड़कियां उसकी हवस का शिकार हुई थी। अब उन्हें जब भारत वापस आना होता, तो वो सारी बातें बताएं जो आपको सुनकर, जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या इस तरह के भी लोग हो सकते हैं, क्या ऐसी भी हैवानियत कर सकते हैं। इदी अमीन 7 फुट का लंबा और काला हबशी था, जो युगांडा का तानाशाह था। और उसके बारे में ये बात बहुत फेमस थी कि जब भी वो अपने दुश्मनों को मारता, उन्हें जान से मार कर उन्हें पानी में उबालता, वो खा जाया करता था और उनके शरीर का पूरा खून वो पी लिया करता था। जी हाँ, इस कहानी को झूठ समझने की कोशिश मत करिएगा। जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके शौक कैसे थे। जनरली वो नेपाली लड़कियों को खरीदता था, लेकिन कुछ एक बार ऐसा वाक्या हुआ कि खुद शेर शेर के पिंजरे में जाकर फंस गया और उसके साथ कुछ ऐसी दरिंदगी होती है, कुछ ऐसा होता है जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब बात करते हैं मोहिनी बैनर्जी की। मोहिनी बैनर्जी कौन थी, क्या थी और वहां कैसे पहुंची। मोहिनी बैनर्जी एक 26 साल की खूबसूरत नेपाली पत्रकार थी, जो एक अफ्रीका युगांडा देश में गई और इदी के साथ एक डॉक्यूमेंट्री, एक जीवनी शूट करना चाहती थी। मोहिनी इदी के पास गई, उनका इंटरव्यू लेती है, जो करीब 3 घंटे तक चलता है। इसके बाद इदी अपनी निज सचिव से कहता है कि इस पत्रकार को हमारे स्पेशल गेस्ट हाउस में रखा जाए और इनकी खातिरदारी की जाए। जब ये बात मोहिनी सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि मुझे ऐसी मेहमान नवाजी का मौका मिलेगा। इसके बाद अगले दिन 1 हफ्ते तक मोहिनी को इदी के स्पेशल गेस्ट हाउस में रखा जाता है और लगभग हर समय उनका ध्यान रखा जाता है। समय पे खाना, समय पे पीना, समय पर उनकी देखभाल की जाती है और पूरा युगांडा उनको शाही अंदाज में, शाही मेहमान के रूप में घुमाया जाता है। ऐसे ही चल रहा था, सब कुछ बराबर ठीक ठाक था, मोहिनी भी बहुत खुश थी। तो एक दिन मोहिनी को खबर मिलती है कि उसे इदी के साथ भोजन करना है, डिनर करना है। तो मोहिनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि इतने बड़े देश के राष्ट्रपति तानाशाह के साथ मुझे भोजन और डिनर करने का अवसर मिल रहा है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। इसके बाद रात के समय सब कुछ अच्छा अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें हर तरह के खाने के सामान, खाने की डिश अवेलेबल की जाती हैं। और यहाँ पर मोहिनी को अ, खाने में अच्छी अच्छी डिश दी जाती हैं और पीने के लिए शरबत दिया जाता है। इसके बाद वो अपना होश खो बैठती है। जैसे ही वो शरबत पीती है, उसे चक्कर से आने लगते हैं। इसके बाद इदी के जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, जो महिला कर्मचारी होती हैं, वो मोहिनी को कमरे में ले जाकर सुला देती हैं। अब मोहिनी रात में सो जाती है और उसका रूम का दरवाज़ा खुला रहता है। अब मोहिनी की जब नींद खुलती है तो वो अपने सामने क्या देखती है, जब आप सुनेंगे, जानेंगे, तो आपका कलेजा दहल उठेगा। उसके कमरे में एक बड़ा सा राक्षस जैसा इंसान
खड़ा हुआ था और वो बिल्कुल निवस्त्र था, जिसे देखकर मोहिनी बहुत डर जाती है, क्योंकि वो राक्षस जैसा इंसान उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और जब वो ध्यान से देखती है तो वो इंसान और कोई नहीं, इदी अमीनी था, जो कि नशे में धुत था, बिल्कुल बेकाबू था। उसे पता नहीं था क्या सही है और क्या गलत। वो मोहिनी को पकड़ लेता है, अपनी बाहों में जकड़ लेता है। मोहिनी चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, रोने लगती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता है। वो मोहिनी को पकड़ लेता है, जबरदस्ती उसे निवस्त कर देता है और मोहिनी के साथ इतनी बर्बर तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता है कि मोहिनी की हालत खराब होने लगती है। मोहिनी उस व्यक्ति को, सप्सी जैसे जानवर को सहन नहीं कर पा रही थी और उसकी प्रताड़ना से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वे राक्षस फिर भी नहीं रुकता है, क्योंकि इसके इरादे और ही कुछ थे। उसके दिमाग में शैतान चढ़ चुका था। वो पूरी रात उसके साथ संबंध बनाता है और अगले दिन सुबह उठकर जब मोहिनी के मैनेजमेंट से कहती है कि मुझे वापस अपने देश जाना है, तो वह लोग उसे यह कहकर रोक देते हैं कि इदी नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ। जैसे ही ये बात मोहिनी सुनती है, मोहिनी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। मोहिनी को एहसास हो चुका था कि उसे बंदी बना लिया गया है, उसका किडनैप हो चुका है। अब वो कुछ नहीं कर सकती। अब वो मजबूर थी, लाचार थी, हैरान थी, परेशान थी। अब उसके पास इदी के सामने खुद को परोसने का, खुद को समर्पित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब मोहिनी के पास इदी आता और बार बार संबंध बनाता। इसी के कारण इदी को नेपाली लड़कियों का शौक चढ़ गया था। वो नेपाली लड़कियों का दीवाना हो गया था। अब अपने ऑफिसर से वो कहता है कि मुझे बहुत सारी नेपाली लड़कियां चाहिए, जिनको नौकरी दिलाने के नाम पर युगांडा बुलाओ और मेरे महल में पहुंचाओ। अब उनके मैनेजर ने नेपाल की काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से संपर्क किया, वहाँ पर इश्तेहार निकाले और कहा कि युगांडा में अच्छे अच्छे पदों पर काम करने के लिए सुंदर, समझदार और नेपाली लड़कियों की आवश्यकता है। जिस वजह से बहुत सारी नेपाली और सुंदर लड़कियां युगांडा के इस तानाशाह के, इस राक्षस के चुंगल में फंस गईं। फिर उन्हें युगांडा ले आकर उन सभी के साथ भी वही किया गया जो मोहिनी के साथ हुआ था। लेकिन वह कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, आप कितने भी बुरे काम करो, पलट कर आपके सामने ज़रूर आएंगे, उनका खामियाजा आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। और इदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2006 में इदी को कैंसर हो गया और इसकी वजह से उस शैतान की डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और ये सारी लड़कियां जो कि उसकी हवस का शिकार बनी, उसके जुल्म का सितम सहती रहीं, उसके सितम से आज़ाद अपने आप को महसूस करने लगी। बुरे काम का, बुरे कर्मों का यही नतीजा होता है। उसके बाद मोहिनी और उन सारी लड़कियों का क्या हुआ, आप यही सोचेंगे। इसके बाद मोहिनी और उन सारी लड़कियों को युगांडा से रेस्क्यू किया गया और जिन्होंने भारत पहुंचकर अपने परिवार से मिलकर उनके साथ जो दर्दनाक घटनाएं हुई, जो इदी ने उनके साथ किया, जो जुल्म उनके साथ हुआ और जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना उन्होंने झेली, इसके बारे में उन्होंने अपने परिवार और सरकार को बताया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सचेत करना है। आप कहीं भी जाएं, नौकरी करने के लिए जाते हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कोई धोखा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बंदी बना लिया गया है। महिलाओं को नौकरी करने का तो बहुत शौक होता है और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, पर आप कहीं भी नौकरी करने से पहले उस समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहें, उस वातावरण को झेलने के लिए तैयार रहें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली घटना, अगले वाक्य में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।